अच्छा, जो कैंसर जीन थेरेपी है, अब p53 की जो जीन है बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। इसकी म्यूटेशन की वजह से ये कैंसर हो रहा होता है। अच्छा, एडिनो वायरस जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग वेक्टर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जो यूज़ होता है, जो जो है ना वो परफेक्टली जो है वो p53 की जीन को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है, डिलीवर कर रहा होता है इनटू द कैंसर सेल्स, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेहतर एक्सप्रेशन और सबसे ज़्यादा जो प्रॉमिसिंग एक्सप्रेशन नज़र आया p53 की जीन का, वो थ्रू एडिनो वायरल वेक्टर नज़र आया। तो एडिनो वायरल वेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला वेक्टर है फॉर ट्रीटिंग कैंसर जीन ना, p53 की जीन को। अच्छा, एक ड्रग जो है इस वक्त जो जीन थेरेपी की प्रोडक्ट है, वो भी इस वक्त जो है वो उसके क्लिनिकल ट्रायल जो है वो ऑलमोस्ट अब तो कंप्लीट होने वाले हैं। इस बेसिकली ड्रग का नाम जो है वो एडवैक्सिन है। एडवैक्सिन जो है वो जो है एडिनो वायरल वेक्टर बेस्ड जो है p53 जीन ड्रग है, ठीक है, और जो कि हेड एंड नेक कार्सिनोमास के लिए क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये आई थिंक अब तक तो मार्केटेड हो गई होगी क्योंकि काफ़ी पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में थी, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्ट्रेटजी है यूजिंग एडिनो वायरस वेक्टर, एडिनो वायरल वेक्टर के जो है वो कैंसर्स को ख़ास तौर पे जो है वो ट्रीट करने के लिए स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, ठीक है। जो दूसरी एक और एप्लीकेशन है, एक और डिसऑर्डर के अगेंस्ट है। ये जो डिसऑर्डर है बेसिकली ये कहलाता है एक्स लिंक एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये एक्स लिंक एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी एक प्रोटीन है, ALD हम इसे कह रहे होते हैं। और अगर आप देखो तो हमारी ब्रेन के अंदर अगर आप देखो तो ब्रेन में एक तो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम माइलिन शीट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो जीन है ये बेसिकली माइलिन प्रोटीन बना रही होती है, यानी ये जो माइलिन सेल्स हैं दे रिक्वायर्ड दिस प्रोटीन ना, उन्हें अपना फंक्शन प्रॉपर्ली करने के लिए ये ALD की नीड होती है, ठीक है। अच्छा, जो जीन है आमतौर पे ये जो डिसऑर्डर है ये यंग बॉयज़ में होता है, मेल्स में, यंग मेल्स में ये डिसऑर्डर आमतौर पे जो है वो होता है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है। ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ऑफ कोर्स, तो ये मेल्स डिसऑर्डर जो है ना वो जो यंग बॉयज़ होते हैं उनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे जो ALD के पीछे जो जीन म्यूटेट होती है वो उसका नाम है बेसिकली ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर जीन ना, ABCT कहते हैं इसको, ABCT1। तो ये बेसिकली जीन है जो ALD प्रोटीन बना रही होती है, ठीक है। और ये ALD प्रोटीन बेसिकली क्या कर रही होती है, इसका अगर आप फंक्शन देखो, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये माइलिन जो सेल्स होते हैं, जो जो माइलिन नर्व टिश्यूज होते हैं, मतलब जो न्यूरॉन्स के साथ जो सपोर्टिंग सेल्स लगे होते हैं जिसे माइलिन सेल्स कहते हैं, माइलिन शीट्स कह रहे होते हैं, कि उन माइलिन शीट्स में बेसिकली जो पेरोक्सिसोम्स हैं, ये क्या करते हैं, पेरोक्सिसोम्स जो है ना वो इसको यूज कर रहे होते हैं। और उसके ये बेसिकली पेरोक्सिसोम्स इस सेल ऑर्गेनाल्स होते हैं, ये यूज़ कर रहे होते हैं, और ये क्या कर रहे होते हैं, ये फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाल्स के अंदर ना। अब ये यानी एक तरह से ये जो प्रोटीन है ये सेलुलर फंक्शनिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो माइलिन शीट्स है उनकी सेलुलर फंक्शनिंग के लिए। अब इसके ना बनने की वजह से अब होता क्या है इसकी वजह से, अच्छा, अब होता क्या है इसकी वजह से, ये डिसऑर्डर कॉज हो जाता है इस प्रोटीन के ना बनने की वजह से, जिसे जो है ना हम एक्स लिंक्ड एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी कह रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें इसको कैसे ट्रीट किया जा रहा होता है, इसको ट्रीट करने का जो तरीका होता है, इसमें जो है वो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। क्या मतलब है, जो पेरिफेरल ब्लड से मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, ठीक है, इन्हें लिया जा रहा होता है, ठीक है, यानी मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको लिया जा रहा होता है पेशेंट के, जो पेशेंट जिनके अंदर ALD होता है उन पेशेंट में से ये सेल्स आइसोलेट किए जाते हैं पेरिफेरल ब्लड से। उसके बाद इन ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो एंटीवायरल वेक्टर के थ्रू जो है वो वाइल्ड टाइप ABCT जीन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। लेकिन विद MND प्रोमोटर के साथ इसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद इनको ग्रो किया जाता है प्लेट में,
और दोबारा से इन सेल्स को क्या कर दिया जाता है, पेशेंट्स के अंदर जो है वो दोबारा से इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इसके नतीजे में होता क्या है कि ये जो है इस डिजीज़ के अगेंस्ट जो है एज अ थेरापेटिक, एज अ जीन थेरेपी के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, तो इस डिजीज़ में, इस जेनेटिक डिसऑर्डर में लैंटी वायरस को यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, और इसमें जो है वो बेसिकली हीमोटोपोइएटिक स्टेम सेल्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। अब हीमोटोपोइएटिक स्टेम सेल्स ऑफ कोर्स पेरिफेरल ब्लड के अंदर हैं। ठीक है, वो किस तरह से इसको रिकवर कर रहे होते हैं, इसमें होता ये है कि ये इसके साथ मजीद ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही होती हैं। आमतौर पे इसे माइलिनेटिव ट्रीटमेंट्स कहते हैं। माइलिनेटिव ट्रीटमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये जो सेल्स हैं ये बेसिकली जब सर्कुलेशन में होते हैं तो ये सर्कुलेट करते हुए जब ब्रेन के पास पहुंच रहे होते हैं तो ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये वहाँ पे रिप्लेस कर रहे होते हैं जो माइलिन शीट्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो रिकवर, इस तरह से एक और जो जीन थेरेपी की एप्लीकेशन है वो अगेंस्ट हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है। ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया बेसिकली ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। और ये होता क्यों है, ये बेसिकली जो एलडीएल है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, अब डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। एक आमतौर पे हम इसे गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कह रहे होते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कह रहे होते हैं। अब ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, ये बेसिकली इनकी एक्यूमुलेशन की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसे हम हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। अब ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, अब ये क्यों ब्लड में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? ये ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि देखो इनको लिवर ने यूटिलाइज करना होता है, मेटाबोलाइज करना होता है। ये जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, लिवर का काम क्या होता है, वो लिवर ये करता है, लिवर के सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक, जिन्हें हम एलडीएल रिसेप्टर्स कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ब्लड सर्कुलेशन से ख़त्म करने के लिए, यानी मेटाबोलाइज करने के लिए, यानी लिवर सेल इसको मेटाबोलाइज करते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म का अमल करने के लिए उन्हें उनकी सरफेसेस पे रिसेप्टर्स का एक्टिव होना ज़रूरी है। अब ड्यू टू सम म्यूटेशन जब ये रिसेप्टर्स नहीं एक्सप्रेस होते लिवर सेल्स के ऊपर, उसके नतीजे में क्या होता है, ये जो एलडीएल है सर्कुलेशन में ये कंज्यूम नहीं होता, ये मेटाबोलाइज नहीं होता, तो इसकी एक्यूमुलेशन होती चली जाती है सर्कुलेशन में, ब्लड में, इससे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो रहा होता है। इन दैट केस जीन थेरेपी को इस तरह से यूज़ किया जाता है कि लिवर सेल्स को, हेपेटोसाइट्स को, कुछ हेपेटोसाइट्स को रिमूव कर लिया जाता है पेशेंट से, पेशेंट के लिवर से। ठीक है, और इन हेपेटो साइट्स को जो है कल्चर किया जाता है, और कल्चर करने के बाद इन्हें ट्रांसफर किया जाता है रेट्रो वायरसेस से, आरएनए वायरसेस होते हैं उन वायरसेस से जो कि एलडीएल की नॉर्मल जीन कैरी कर रहे होते हैं, एलडीएल रिसेप्टर जीन कैरी कर रहे होते हैं, उसके से इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और रेट्रोवायरसेस को यूज़ किया जाता है जिस कंबाइन करने के लिए नॉर्मल जीन। और फिर क्या होगा, क्या किया जाता है कि जब रेट्रोवायरसेस के साथ नॉर्मल जो है ये जो एलडीएल रिसेप्टर की जीन है इसको कंबाइन किया जाता है, एंड देन इन सेल्स को, ये जो कल्चर की लिवर सेल्स, इनको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफर करने के बाद दोबारा इन सेल्स को क्या कर दिया जाता है, री इन्फ्यूज कर दिया जाता है पेशेंट के लिवर में। ठीक है, उसके नतीजे में क्या होता है, जो लिवर सेल हैं वो फंक्शनल रिसेप्टर बनाना शुरू कर देते हैं, यानी जो एलडीएल के नॉर्मल रिसेप्टर्स हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो रिसेप्टर बनाना शुरू कर देते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो सर्कुलेशन में कोलेस्ट्रॉल है, यानी जो सर्कुलेशन में एलडीएल है, वो मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है, और बॉडी जो है वो इस कंडीशन से, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की कंडीशन से क्या आ जाती है, को ओवरकम कर लेती है। ठीक है, तो ये इसकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जीन थेरेपी की हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जो एक और एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हीमोफीलिया फैक्टर 9 को जो है वो ओवरकम करने के लिए भी है। हीमोफीलिया बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो पेशेंट है उसकी जो ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अब क्लॉटिंग एबिलिटी क्यों ख़त्म होती है, उसके पीछे बेसिकली ये जो म्यूटेशन है वो फैक्टर 9 एक प्रोटीन है जो कि क्या करती है, वो इस क्लॉटिंग के अमल को इनिशिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसका एक मेजर रोल है क्लॉटिंग के अमल को स्टार्ट करने में। अब होता क्या है
कि जब ये फैक्टर 9 की जीन जो है म्यूटेट होती है, उसके नतीजे में क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग का अमल होता ही नहीं है, और आम तौर पे 40 से 50% पेशेंट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, वो होता क्या है, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग है, बॉडी में ब्लड मुस्तकिल सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन अगर ये ब्लड वेन्स और आर्टरीज में से सर्कुलेट करते हुए किसी जगह से डैमेज की वजह से वहाँ से निकलना शुरू हो जाए और वहाँ पे स्टॉप नाउ क्लॉटिंग की वजह से, तो दैट इज द कॉज ऑफ अ डेथ ना। इंटरनल ब्लीडिंग इसी को कह रहे होते हैं कि इंटरनली जो है वो पेशेंट ब्लीड हो गया और वो उसकी इवंस में डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इससे पहले जो है आमतौर पे फैक्टर 9 की ट्रीटमेंट के लिए एवरी 4 डे जो है वो इसके इंजेक्शन देना पड़ते हैं। जो इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो ये है कि जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं उन्हें एवरी 4 डे जो है वो फैक्टर 9 के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, ताकि वो जो है उनके अंदर ये क्लॉटिंग की एबिलिटी रहे, ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग ना हो। तो ये इंटायर लाइफ ऐसा चलता रहता है। लेकिन जीन थेरेपी के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है कि इस फैक्टर 9 की जीन को इंसर्ट किया जाता है पेशेंट के की पेरिफेरल वेन्स में। कैसे किया जाता है, अब वेन्स में बेसिकली कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है एडिनो एसोसिएटेड वायरल वेक्टर को यूज़ किया जाता है, और ख़ास तौर पे उसकी जो सीरोटाइप 8 है, और ये मल्टीपल इसकी सीरोटाइप्स होती हैं। अब जो इसकी सीरोटाइप 8 है उसको यूज़ किया जाता है फैक्टर 9 की जीन को पेरिफेरल वेन में ट्रांसफर करने के लिए। अब उसके नतीजे में होता क्या है, जब मल्टीपल सेशंस होते हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के सेशंस होते हैं, जब ये मल्टीपल ट्रीटमेंट की जाती है जीन थेरेपी की तरफ, तो पेशेंट के ब्लड के अंदर नॉर्मली फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, और जो लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाता है, क्योंकि एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है फैक्टर 9 थ्रू वेन्स। ठीक है, और इस तरह से उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, और इस तरह से जो फैक्टर 9 की वजह से हीमोफीलिया होता है उसको ओवरकम किया जा सकता है। एक और एप्लीकेशन जो है वो सिस्टिक फिब्रोसिस के अगेंस्ट है, ठीक है, जीन थेरेपी की। सिस्टिक फिब्रोसिस बेसिकली आप देखो तो ये जो है एक लंग डिजीज है, ठीक है, और आमतौर पे ये सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर्स होते हैं। ये बेसिकली क्लोराइड आइंस को क्या कह रहे होते हैं, ये CFTR एक प्रोटीन है इटसेल्फ। इसका काम क्या होता है कि लंग्स में से ये क्लोराइड आयन को क्या कर रही होती है, रिमूव कर रही होती है, ठीक है, और ये ताकि म्यूकस फॉर्मेशन ना हो, यानी म्यूकस एक्यूमुलेशन ना हो लंग्स में। म्यूकस एक्यूमुलेशन को जो है वो ख़त्म करने के लिए ये CFTR की जो प्रोटीन है ये इज अ मस्ट ना। अब होता क्या है, क्योंकि जब CFTR की जीन नहीं होती है तो उसके नतीजे में म्यूकस एक्यूमुलेशन होती है, और पेशेंट्स हैव सिस्टिक फिब्रोसिस कि जी फिब्रोसिस हो जाती है उसके लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। ठीक है, इस डिजीज को, जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए एडिनो एसोसिएटेड जो है वो वायरल वेक्टर सिस्टम ही यूज़ किया जाता है, और जो CFTR की करेक्ट जीन कॉपी है उसे पेशेंट को जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा होता है। ठीक है, और इसके भी मल्टीपल सेशंस होते हैं, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसके जिसके बाद जो है वो पेशेंट्स की जो सिम्टम्स हैं CFTR के वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जो कि इसके अलावा और बेतहाशा जीन थेरेपी की एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे डिसऑर्डर्स को लेके। ये कॉमन डिसऑर्डर्स थे जो कि जिनमें ये एप्लीकेशन बड़ी सक्सेसफुल है। ठीक है, बहुत सारे और डिसऑर्डर हैं जिसमें ये एप्लीकेशन इतनी सक्सेसफुल नहीं है, कहीं पर 50% सक्सेस रेट है। अगर ओवरऑल जीन थेरेपी का सक्सेस रेट देखा जाए तो इज़ नॉट मोर देन 30%। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जीन थेरेपी को लेके। लेकिन इन सम केसेस इज 100%। बहुत सारे डिसऑर्डर्स को लेके जो हमने भी डिस्कस किए हैं पहले, दे आर वेरी वेरी दे हैव अ वेरी गुड रिजल्ट्स ना। तो इसके अंदर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स के अंदर नहीं है। लेकिन जिन डिसऑर्डर्स के अंदर नहीं भी है तो उसके उसके बाद उनको ट्रीट करने के लिए वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हमारे पास यही है कि हम जो बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम है कि जो जेनेटिक लेवल पे प्रॉब्लम है उसी को हम रिप्लेस कर दें, उसी को हम करेक्ट कर दें, यही हमारे लिए बेस्ट वे है। ठीक है, थोड़ी सी लिमिटेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ, ये तो हमने सारे की सारी इसके एडवांटेजेस और एप्लीकेशन डिस्कस कर ली, कुछ लिमिटेशंस भी हैं
जीन थेरेपी की हमने जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सबसे पहली लिमिटेशन ये कि शॉर्ट लाइव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब ये होता है कि अब देखो बिकॉज ये सोमैटिक सेल को टारगेट कर रही होती है, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, अब होता क्या है कि बॉडी के अंदर नेचुरल मैकेनिज्म है कि सेल रीजनरेट होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। तो अब जीन थेरेपी जो है बेसिकली इसकी एक तो मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है, मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं, और ये शॉर्ट लिव्ड है, यानी इट नीड्स टू बी रीडू इट अगेन एंड अगेन, मे बी आफ्टर ईयर एंड ईयर, क्योंकि बॉडी चेंज होती रहती है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, जब भी हम कोई भी वेक्टर ऐड कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसके अगेंस्ट काम करता है। तो ये एक जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारा एक्टिवेट होता है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल, ये भी जो है इसकी इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर रहा होता है। ये जो जीन थेरेपी की इफेक्टिवनेस है इसको रिड्यूस कर रहा होता है कि जब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अगेंस्ट हो जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस जो वेक्टर है जो हम जिसको बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो इस ट्रिगर कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिन्हें हम मल्टीजेनिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। मल्टीजेनिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एक जीन शामिल नहीं होती है, बल्कि मल्टीपल जीन्स और मल्टीपल रीजंस होते हैं। अब जैसे हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज इज नॉट अ सिंगल जीन डिजीज ना। इस तरह हाई ब्लड प्रेशर है जो कि वो इज नॉट अ सिंगल जीन डिजीज, इसके पीछे ये दीस आर द मल्टीजेनिक डिसऑर्डर्स ना, दे हैव मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो ऐसे डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट हम जीन थेरेपी नहीं कर सकते हैं, ऐसे डिसऑर्डर को हम जीन थेरेपी से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है जी। एक और जो इशू होता है जीन थेरेपी का वो ये होता है कि जब हम वायरल वेक्टर को यूज कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन के लिए, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, नॉर्मल जीन को इंटीग्रेट करने के लिए, तो एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि समटाइम्स होता ये है कि ये जो वायरल वेक्टर्स होते हैं ये रॉन्ग प्लेसेस पे डीएनए में इन जीन्स को इंसर्ट करते हैं। क्या मतलब है, ये इंसर्ट तो करने जा रहे हैं लेकिन जो ये ऑलरेडी जीन्स वहाँ मौजूद होती हैं उस जीनोम में सेल के, सम टाइम दे डिस्टर्ब दोज जीन। तो अब होता क्या है कि एक जीन को इंटीग्रेट करने जा रहे थे लेकिन जीनोम में दो जीन्स, जो दो डिफरेंट मेजर जीन है, फॉर एग्जांपल p53 की जीन है, उसको डायरेक्टली जो है उसको इन्होंने जो है वो किसी तरह से म्यूटेशन का उसका चांस होता है, यानी ये जो वेक्टर्स हैं ये उसको म्यूटेट कर सकते हैं। अब म्यूटेशन के नतीजे में होगा क्या कि एक डिसऑर्डर को ट्रीट करने गए थे, दूसरा डिसऑर्डर कॉज हो गया। यानी एक जीन फॉर एग्जांपल अगर ले लो कि जी जो है वो हीमोफीलिया जो फैक्टर 9 की वजह से होता है उसको ट्रीट करने गए थे, लेकिन वहाँ पे जब इंसर्शन की वेक्टर की तो वेक्टर ने क्या किया, वेक्टर ने इंसर्शन गलत की, उसके नतीजे में क्या हुआ, जो p53 की जीन थी वो म्यूटेट हो गई। अब उसके नतीजे में क्या हुआ, ट्यूमर फॉर्म हो गया। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि जब भी वायरल वेक्टर के साथ कर रहे होते हैं तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ये जो है डिफरेंट जीन्स की जो नॉर्मल जीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उसकी म्यूटेशन का बायस भी बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ एथिकल इश्यूज हैं, कुछ रिलीजियस इश्यूज हैं और भी हैं जो कि जिसकी आप कह सकते हैं कि ये एथिकल या रिलीजियस लिमिटेशंस हैं। ठीक है, पहला सवाल तो इसमें होता है कि भाई कौन बताएगा कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, इसको कौन इसके अंदर जो है वो डिफरेंस करेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंशिएट के वेदर जी जीन थेरेपी इज अ गुड थिंग और इज अ बैड थिंग। ठीक है, और हु आइडेंटिफाइज बिटवीन द नॉर्मल ट्रेड एंड डिसेबिलिटी, ये भी एक्सप्लेन करना कि व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एबनॉर्मल, इसको एक्सप्लेन करना, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन होगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो कि कौन आइडेंटिफाई करेगा कि ये नॉर्मल है ये एबनॉर्मल है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जी सोमैटिक सेल जीन थेरेपी फिर भी एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू जर्म लाइन, वो तो बिल्कुल ही इथिकली बैंड है। ठीक है, तो
सोमेटिक सेल जीन थेरेपी है, लेकिन उसके बावजूद सोमेटिक सेल जीन थेरेपी अलाउ होने के बावजूद भी उस पर इथिकल कंसर्न्स हैं। इथिकल कंसर्न्स हैं कि जी इसकी भी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन इसको ओन करेगा कि जी क्या चीज़ ठीक है और कौन से मेथड जीन थेरेपी के ठीक है, कौन से मेथड जीन थेरेपी के ठीक नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम देखें पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो जीन थेरेपी की जो डोमेन है या जो जीन थेरेपी की जा रही है डिफरेंट डिजीजेस को लेके, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स में इजाफा हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर हम देखें ऑलमोस्ट इस वक्त जो है वो 3000 से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो कि परफॉर्म हो चुके हैं और कुछ जो है वो अभी तक प्रोग्रेस में हैं। ठीक है, और ये तमाम क्लिनिकल ट्रायल्स में से सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं जीन थेरेपी के, वो कैंसर फोकस्ड हैं। ठीक है, मतलब कि वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए हैं। इसके अलावा और जो दूसरे बाकी ट्रायल्स हैं वो आमतौर पे जो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स हैं, मैंने कहा कि सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हमने अभी देखा हीमोफीलिया था और दूसरा था और जो है वो सिस्टिक फिब्रोसिस था, उसको लेके फोकस किए हुए। कुछ जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के जो कॉमन जीन्स हैं उसके पीछे हैं, तो उसके लिए जीन थेरेपी ट्रायल्स हो रहे हैं। अच्छा, एक और जो बात है इसमें समझने की वो ये है कि अभी जो ट्रायल्स हो रहे हैं पिछले 5 साल में जो भी ऑन गोइंग हैं और हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो वेक्टर्स इस्तेमाल हुए ना वो नॉन वायरल वेक्टर्स नहीं हुए। हालांकि हमने नॉन वायरल वेक्टर को देखा कि वो नॉन टॉक्सिक होते हैं और वो नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो वेक्टर इस्तेमाल किए गए वो वायरल वेक्टर इस्तेमाल किए गए। और अगर देखो तो 70% ऑफ ट्रायल्स आर हैविंग हैविंग 70% जो है वो वायरल वेक्टर्स थे। ठीक है, यानी इसका मतलब है क्यों है 70% वायरल वेक्टर, बिकॉज दे हैव अ हायर एफिशिएंसी ना, दे हैव अ हायर ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी ना, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए। तो ये तमाम का तमाम जो टॉपिक था वो अबाउट जीन थेरेपी। तो ये जीन थेरेपी के हमने लिमिटेशंस, उसके साथ हमने उसकी एडवांटेजेस और टाइप्स और ये हमने देखा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा।